तो चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपने समझना है। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक मैं थोड़ा सा डीपली कराऊंगा। तो अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन करने हैं, डीपली नहीं समझना है, तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन इस साल मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा एम डीपली करने का है, तो इसको मन लगा के समझना। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ध्यान से समझ लिया ना, तो ये टॉपिक आपको क्लास 10th में तो मदद करेगा। क्लास 11 12th में अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो ये टॉपिक क्लास 11th की साइंस में भी आएगा और मैथ में भी आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। ठीक है, करें स्टार्ट। तो हेडिंग डालो, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो क्लास 10th में आपने परिचय पढ़ना है किसका? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया कि क्लास 10th में तो इसका सिर्फ परिचय पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। क्लास 11th में और क्लास 12th में इसको थोड़ा डीपली लिया है। ठीक है, क्लास 11th में सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं। क्लास 12th में और क्लास 11th में जा कर के है ना, आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। तो अगर आप त्रिकोणमिति इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 3 शब्द हैं। एक है त्रि, एक कोण और एक मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब एंगल, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, मिति का मतलब मापना। त्रिकोणमिति का क्या मतलब बना? 3 एंगल मापना। 3 एंगल मापना, इसका मतलब क्या हुआ भाई? भैया एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल हों। कितने एंगल हों? 3। उस आकृति को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। वापस समझिए, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, 3 एंगल हो, उस आकृति को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब 3 एंगल वाली आकृति कौन सी है? ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें 3 एंगल बनते हैं? त्रिभुज ही है ना। त्रिभुज ही एकमात्र ऐसी फिगर है जिसके अंदर 3 एंगल बनते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ABC, एक एंगल यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुज को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, त्रिभुज को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। मापने का यहाँ पे मतलब क्या है कि भैया त्रिभुज के कोणों को मापना कि ये कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है। इसकी भुजाओं को मापना कि भैया ये भुजा कितने सेंटीमीटर की है, ये कितने सेंटीमीटर की है, ये कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, त्रिभुज के कोणों को और भुजाओं को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आया? त्रिभुज के कोणों और भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे ये भुजा पता है, ये पता है मुझे कि 5 सेंटीमीटर है ना। मुझे ये कोण पता है कि भैया ये 40 डिग्री का कोण है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि यार ये दोनों भुजाएं निकालो, तो कैसे निकालोगे? ये दोनों कोण निकालो तो किस तरीके से निकालोगे, है ना। तो इन्हीं सभी के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल को मेज़र करना सीखते हैं, यानी त्रिभुज को मापना सीखते हैं। किसके अंदर सीखते हैं? त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, क्लास 10th में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्लास 11 12th में जाकर के आप इसको बहुत डीपली पढ़ोगे। ठीक, अच्छा, अब त्रिभुज तो यार अलग अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है कि त्रिभुज कुछ इस तरीके का हो, या फिर त्रिभुज कुछ इस टाइप का हो। इस टाइप का भी त्रिभुज बनता है ना, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है ना।
त्रिभुज कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, मान लो इस टाइप का त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण 90 से बड़ा बनता है, मान लेते हैं 110 का बन गया। तो त्रिभुज तो किसी भी टाइप का हो सकता है एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 से कम बने, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 का बने, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 से ज़्यादा का बने। तो त्रिभुज किसी भी टाइप का हो सकता है ना। तो त्रिकोणमिति की मदद से आप किसी भी टाइप के त्रिभुज की भुजा पता कर सकते हैं, कोण पता कर सकते हैं। मान लो कि आपको इस त्रिभुज की भुजाएं मालूम करनी है कि भाई ये भुजा कितने सेंटीमीटर की है, ये कितने सेंटीमीटर की है, ये कितने सेंटीमीटर है, बिना मापे। ध्यान देना, एक तो स्केल से माप लो, एक बिना मापे मालूम करनी है कि ये कितने कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो किसकी मदद से करोगे? त्रिकोणमिति की मदद से। इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। मान लो कि आपने एक पर्वत है, मान लेते हैं ये पर्वत है, इस पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, तो किस तरीके से निकालोगे बिना इसको मापे? पर्वत को ऐसे माप तो सकता नहीं है, इतनी बड़ी हमारे पास तो इंची टेप होती नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लिया, नहीं माप सकते ना भाई। धरती से लेकर के चांद तक की दूरी निकालनी है। अब ऐसे थोड़ी निकालोगे कि धरती पर एक आदमी बिठा दिया, चांद पर एक आदमी बिठा दिया और नाप लिया, ऐसे तो निकलता नहीं है। तो इसमें हमारी मदद करता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की मदद से हम रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर हम इसका यूज़ करके दूरियां निकाल सकते हैं, है ना भाई। कोई खगोल शास्त्री है, कोई एस्ट्रोनॉट है, उसको निकालनी है दूरी कितनी है, तो वो निकाल सकता है आराम से त्रिकोणमिति का यूज़ करके। धरती से सूरज तक की दूरी निकालनी है, तब भी वो किसका यूज़ करेगा? त्रिकोणमिति का। बात समझ में आ गई, है ना। तो किसी भी टाइप का ट्रायंगल बन रहा हो, किसी भी टाइप का, अगर आपने उसमें भुजाओं की लंबाई निकालनी है, ठीक है, या कोणों का पता करना है, तो आप त्रिकोणमिति की मदद से वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में आपने सभी ट्रायंगल नहीं पढ़ने हैं, आपने ये ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना ही ये पढ़ना है। क्लास 10th में आपने सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। बाकी भी पढ़ेंगे, बाकी जो एंगल हैं 110 का, 40 का, ठीक है, चाहे 55 का हो, समझ में आया, या फिर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें 175 का कोण बन रहा हो, ये जो बाकी की टाइप के कोण है इसको भी पढ़ना है। लेकिन अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th में आपने सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, बाकी त्रिभुज आप बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, 12th में, इस तरीके से। क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। बात सुनना आई। आगे जाकर आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी क्लास 10th में, ठीक। उस टेबल में आपको जो एंगल मिलेंगे वो हमेशा 90 से छोटे मिलेंगे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, क्योंकि भाई अगर ये 90 का है तो ये जो बाकी के एंगल बच गए, ये दो एंगल, ये 90 से छोटे ही मिलेंगे, तभी तो इनका जोड़ 180 बनेगा। अगर 90 से ज़्यादा हो गए तो 180 तो बनेगा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो आप टेबल याद करोगे आगे जाके, उस टेबल में जो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे मिलेंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े एंगल हैं 110 का, 150 का, 175 का, 200 का, 250 का, जितने भी एंगल हैं, ये एंगल आप +1 +2 में सीखेंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपके मन में छोटा सा डाउट ये भी आ सकता है कि हम समकोण त्रिभुज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 10th में हम चाहते तो हम इस त्रिभुज से भी स्टार्ट कर सकते थे, चाहते तो इस त्रिभुज से भी स्टार्ट किया जा सकता था, है ना। तो समकोण त्रिभुज में ऐसी क्या खास बात है जो हम इस त्रिभुज से स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक कोण हमेशा 90 का होता है। एक कोण क्या होता है? हमेशा 90 का, ठीक। तो इससे क्या होता है कि एक कोण आपको तो पता है कि 90 का होगा, बाकी के कोण निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक त्रिभुज दे दिया, कैसा भी बना करके, मैंने बोल दिया यार इसमें एक कोण पता कर, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई भी मुझे एक कोण बता दे, तो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको एक समकोण त्रिभुज दे दूं और आपसे पूछ लूँ यार मुझे ना इसमें एक कोण बताओ कोई भी, तब बता सकते हो। आप कह सकते हो कि सर ये समकोण है ना, तो इसके अंदर एक कोण 90 का मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? एक कोण 90 का मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी एक खास बात यह है कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा ही होगा।
अच्छा, इसमें एक गुण ये भी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों से, है ना। तो इसकी ये भी खास बात है कि हमें बिना मापे ये मालूम है कि भैया ये भुजा सबसे बड़ी पाएगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें हमें मालूम नहीं चलता, है ना, बिना मापे मालूम नहीं चलता, हो सकता है ये बड़ी हो सकता है ये बड़ी हो, है ना। लेकिन समकोण त्रिभुज में हमें मालूम चल जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही बड़ी मिलेगी। तो 2-3 गुण हैं इसके, जिसकी वजह से हम क्लास 10th में समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। पढ़ने को ये भी पढ़ाया जा सकता था क्लास 10th में, इस टाइप के भी एंगल बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन सबसे आसान यही रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो हमें पता है कि इसका एक कोण 90 का मिलेगा, दूसरा हमें ये पता है कि यार कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी, तो ये हमारी बहुत मदद कर देती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति का क्या मतलब है, 3 एंगल वाली आकृति को मापना, यानी त्रिभुज को मापना, त्रिभुज के कोणों को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि भैया त्रिभुज तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये तो मैंने एंगल के बेस पे लिखे, अगर भुजाओं के बेस पे लिखूँ तो और भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है कि नहीं, है ना। तो त्रिभुज तो बहुत सारे टाइप के हैं। ठीक है, तो क्या त्रिकोणमिति का यूज सभी टाइप के त्रिभुज में होता है? हाँ, सभी टाइप के त्रिभुज में होता है। समझ में, चाहे किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, आप त्रिकोणमिति के यूज से उसमें भुजाओं का पता कर सकते हैं, कोणों का पता कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में आपने सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे पढ़ोगे तो क्लास 10th ही आपकी 3 साल में होगी, बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्लास 10th में आपसे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समझ में आया? ठीक है, अब समकोण त्रिभुज को हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में प्रमेय कौन सी लगती है, कोई फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है क्या नहीं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नोट कर ही लें। ठीक है, आगे देखो, अब हेडिंग डालो आप, समकोण त्रिभुज। ये लेक्चर मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वही बात है, स्पीकर ही कनेक्ट नहीं था। देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो। मान लो ये त्रिभुज बना दिया मैंने ABC, अगर इसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आया? समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये जो दो बाकी भुजाएं बच गई, इनमें से कोई भी आधार हो सकती है, कोई भी कर्ण लंब हो सकती है, होने को ये भी आधार हो सकती है, होने को ये भी आधार हो सकती है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि यार ये ही हमेशा आधार होगी, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि BC ही हमेशा आधार होगी, होने को AB भी आधार हो सकती है ना। अगर आप इस फ़ोन की स्क्रीन को टेढ़ा कर देंगे तो फिर तो इस हिसाब से ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, है ना, ये लंब हो गई, ये आधार भी हो सकती है, ये भी लंब हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों में से कोई भी आधार हो सकती है, कोई भी लंब हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या आती है? मान लो कि ये त्रिभुज मैंने आपके दोस्त को दे दिया, मैंने पूछा कि भैया इन दोनों में से आधार कौन सा है, तो वो कह सकता है कि भैया BC आधार है, क्योंकि उसको तो ये मालूम है ना कि इनमें से कोई भी आधार हो सकती है, तो उसने कह दिया कि BC आधार है। अब यही त्रिभुज मैंने मान लो आपको दे दिया, आपने कह दिया कि इन दोनों में से कोई भी आधार हो सकता है, तो मान लो कि AB आधार है ना। तो कोई श्योरिटी नहीं बैठी ना यहाँ पे, कोई कह रहा है कि BC आधार है, कोई कह रहा है कि AB आधार है, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। तो फिर मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्या है तो दोनों के दोनों में से कोई भी आधार हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति के केस में आपको किसी एक को आधार मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, अब उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भैया हम एक मेन एंगल लेते हैं। जैसे मान लो कि मेन एंगल आपका यहाँ पर है, ठीक, ये क्या आपका मेन एंगल आपको पर्सन में देगा, मैं समझाऊंगा मेन एंगल होता क्या है, लेकिन एक बार देख लो। आपको कह दिया कि मेन एंगल हमारा A पर है, ठीक है, तो मेन एंगल के सामने वाली भुजा, मेन एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी? लंब। और जोन सी भुजा बच गई
वो होगी आधार। ये रूल बना दिया गया। वैसे कहने को तो लंब ये भी आधार हो सकता था, लेकिन कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक रूल बना दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उन्होंने क्या कहा कि मेन एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब जैसे मान लो मेरे पास ये त्रिभुज है, ये है, ये पी क्यू आर, क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है लेट से, है ना। मेन एंगल हमारा यहाँ पर है, ये क्या हमारा मेन एंगल है, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, मेन एंगल है। अब आपसे कोई पूछ ले कि आधार, लंब और कर्ण बताओ, बता सकते हो ना भैया। इस 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा। ये जो मेन एंगल है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जो उनसी भुजा बच गई वो क्या होगी, आधार होगी। तो आप आसानी से लंब, आधार और कर्ण बता सकते हो। कर्ण में तो कोई कन्फ्यूज़न आती नहीं है, आधार और लंब में दिक्कत रहती है। तो इसका सिंपल सा सलूशन क्या है कि मेन एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। समझ में आ गया। एक चीज़ और पूछ लूँ आपसे, बताओ पूछूं कि ना पूछूं, पूछ लूँ? चलो, अब कहोगे कि मैंने तो मना किया था। देखो ये मेन एंगल है, मुझे बताओ कि लंब कौन सा है। ये होगा, फटाफट से आपने बता दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लंब कौन सा, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा। अच्छा, अब मैं बार बार इसको मेन एंगल कह रहा हूँ, है ना, तो इसका कुछ एक नाम रख देते हैं। क्यों बार बार इसको मेन एंगल कहा? तो इसका हमने नाम रख दिया थीटा। इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा की जगह कुछ और भी लिख सकते थे। अब थीटा की जगह हो सकता है कि एक्स लिखा मिले आपको, है ना, वाई लिखा मिले, जेड लिखा मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में थीटा लिखा मिलता है। थीटा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, इस एंगल का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। ये जो थीटा शब्द है ये सिर्फ एक नाम है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं भाई इस थीटे का मतलब क्या है। इस थीटे का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं इस एंगल का नाम एक्स रख देता तो एक्स का कोई मतलब नहीं है, एक्स एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नाम है। वैसे ही थीटा जो है वो ग्रीक भाषा का नाम है। ग्रीक भाषा में जैसे हमें को ABCD सिखाई जाती है ना, तो ग्रीक भाषा में अल्फ़ा बीटा गामा सिखाया जाता है। जैसे समझ लो, इस तरीके से समझ लो, ये सिर्फ एक नाम है भाई। थीटा का कोई भी मतलब नहीं है। थीटा का कोई भी मतलब नहीं है। इस एंगल को कुछ भी नाम दे सकते थे, देने को मेरा नाम दे देते, है ना। इस एंगल को कहते भैया ये तो रोहित एंगल है, ये तो मैथकीड़ा एंगल है, कुछ भी नाम दे सकते थे। उन्होंने नाम दे दिया थीटा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ना। अब जैसे मान लो अगर मैं इस एंगल का नाम दे देता ए, भैया ये एंगल है हमारा ना, ए भी नहीं, मान लो मैंने बी नाम दे दिया इस एंगल को, तो कन्फ्यूज़न हो सकती थी, ये भी बी है, ये भी बी है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए इसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं दिया गया, इसका नाम दे दिया थीटा, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ही ना हो। बात क्लियर होगी? तो मैंने क्या क्या बताया आपको अभी कि आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। मैं वापस से बता देता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी लंब और आधार हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बार बार कन्फ्यूज़न पैदा हुई, इसलिए रूल बनाया गया कि जो मेन एंगल है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है ना, मेन एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, ये जो थीटा है ये सिर्फ एक नाम है, थीटा की जगह कुछ और भी नाम लिखा जा सकता था। ठीक है, मेन एंगल को हम कुछ एक नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने थीटा नाम दे दिया। देने को कुछ और भी नाम दिया जा सकता है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर थीटा नहीं लिखा होगा, एक्स लिख देगा, वाई लिख देगा, इस तरीके से, है ना। मान लो ए लिख देगा, एंगल ए यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि एंगल ए मेन एंगल है। ठीक है, तो पहले नोट कर लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नोट करो, शाबाश। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया है, मैं तो रिकैप तो कर ही दिया था, वापस से कर देता हूँ। त्रिकोणमिति का मतलब ट्रायंगल को मेज़र करना, त्रिभुज को मापना। ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता था, लेकिन हमने समकोण से स्टार्टिंग किया। बाकी के जो ट्रायंगल हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन +1 +2 में। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया आपको। अच्छा, समकोण त्रिभुज में हमने एक रूल पहले से पढ़ रखा है। मान लो आपको 2 भुजाएं दे दी, आपको आधार पता है, आपको लंब पता है, अब तीसरी भुजा आपको नहीं दे रखी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकाल सकते हो।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब चाहो तो ये फॉर्मूला लिखो, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे कि भैया हमारा आधार और लंब बार बार बदलेगा ना। मान लो मेन एंगल यहाँ पर ना दे करके यहाँ पर दे देता तो फिर आधार और लंब में दिक्कत आती है ना। तो इसलिए आप डायरेक्टली कर दोगे तो और बढ़िया रहेगा बिना फॉर्मूला लगाए। जैसे इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो क्या कहेंगे कि भैया पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। पी क्या का स्क्वायर प्लस क्या आर का स्क्वायर, कैसे कह लो आपकी मर्जी है, ठीक है। नोट करो, पहले करिए। ठीक है, अब नया टॉपिक देखो। अगला टॉपिक आज का हमारा फाइनल टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। टॉपिक का नाम डालो आप, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सबसे पहले तो अनुपात का मतलब समझो, ये सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आप अनुपात का मतलब समझो। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 और 5 का अनुपात। 2 और 5 का अनुपात, इसका मतलब क्या है कि आपने 2/5 लिखना है, यही मतलब होता है ना। 2 और 5 का अनुपात का क्या करते थे हम? 2/5 लिख देते थे। चाहो तो 2:5 लिख दो, ये भी अनुपात में ही माना जाएगा, ये भी अनुपात है। कैसे लिख दो? वैसे इसको हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन इंग्लिश में। ठीक है, इसको रेशो बोला जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि ये रेशो होता है, चाहो तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिखना है 5 और 10 का अनुपात। अब इसका क्या मतलब है कि 5 ऊपर लिख दो, 10 नीचे लिख दो, काट दो, यानी 1/2, 1:2 बन गया। 1:2 का मतलब क्या है कि पहली चीज़ और दूसरी चीज़ का जो अनुपात है वो 1:2 है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, मतलब दूसरी चीज़ पहले की डबल है। 1:2 का मतलब क्या है कि दूसरी चीज़ पहले की डबल है। अब जैसे मान लो 10 और 5 का अनुपात, 10 और 5 का अनुपात क्या होगा? 10/5 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी पहली चीज़ डबल है, दूसरी चीज़ सिंगल है। पहली चीज़ दूसरी की डबल है, यहाँ पर दूसरी चीज़ पहले की डबल थी। अनुपात का मतलब बटे में लिखना, सिंपल। ठीक है, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है भाई? कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका अनुपात निकालना, उनको बटे में लिखना। कैसे, वो समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये त्रिभुज है और हमने समकोण त्रिभुज ही लेना है। बताया मैंने आपको, क्लास 10th में आपने सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है ना। मान लो ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा मेन एंगल है, थीटा ले लिया इसको। अब ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक, अब क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे? आपको अनुपात निकालना बोलेगा, आपको बोल देगा कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालो। लंब और कर्ण का अनुपात निकालो, तो कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? क्या करोगे? सबसे पहले तो भुजाएं पता करोगे। मान लो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, उससे आपको ये मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? भुजाएं मालूम करनी है, भुजाएं मालूम करनी है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने,
आप आराम से लगा लेना, ठीक है। भुजाएं मालूम करने के बाद जो प्रश्न ने पूछा है, जैसे आपसे पूछ लिया कि लंब और कर्ण का अनुपात पता करो, तो लंब को रखो ऊपर, कर्ण को रखो नीचे, है ना। तो लंब और कर्ण का अनुपात पता कर सकते हो। लंब है तुम्हारे पास 3, कर्ण हमारे पास 4, अनुपात कितना आ गया 3/4। प्रश्न इसी टाइप से पूछेगा, लंब और कर्ण का अनुपात बता दो, कर्ण और आधार का अनुपात बता दो, समझ में आई, आधार और लंब का अनुपात बता दो, इस तरीके से। अच्छा, अनुपात कितने बन सकते हैं देखें एक बार, देखें देखें। एक तो लंब और कर्ण का अनुपात बन दिया, अब ऐसे ही कर्ण और लंब का अनुपात भी बन सकता था ना। और अगर मैं आधार और कर्ण को लेके चलूँ तो आधार और कर्ण का अनुपात बन सकता है। ऐसे इसका उल्टा कर्ण और आधार का अनुपात बन सकता है, ठीक है। और लंब और आधार को ले लो, लंब और आधार का अनुपात बन सकता है। और देखा जाए तो आधार और लंब का अनुपात बन सकता है ना, ठीक है। अब इनके अलावा कोई और अनुपात नहीं बन सकता। एक त्रिभुज में ये 6 ही अनुपात हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये 6 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि आधार और कर्ण का अनुपात पता करो, कर्ण और आधार का अनुपात पता करो, है ना। सिर्फ ये 6 ही अनुपात आपसे पूछे जाएंगे, इनके अलावा कोई भी अनुपात आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ये अनुपात निकालने क्यों ज़रूरी हैं, क्यों पूछे जाएंगे अनुपात, क्योंकि इनका यूज़ होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको मैं कराऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। जैसे छोटे बच्चे को ABCD कराई जाती है ना, उसको मालूम नहीं होता कि क्यों कराई जा रही है, लेकिन फिर भी कराई जाती है। ऐसे ही अभी आपकी सिचुएशन यही है, आपको ये मालूम नहीं है कि अनुपात क्यों निकलवाए जा रहे हैं। प्रश्न में ऐसे क्यों पूछा जाएगा कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालो, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि भैया इसका यूज़ यहाँ पे था। बात समझ में आई, ठीक है। तो भैया लंब और कर्ण का अनुपात निकालने को बोल सकता है, आधार और कर्ण का अनुपात निकालने को बोल सकता है, लंब और आधार का अनुपात। ऐसे आपसे अनुपात निकालने को बोलेगा, आपने कुछ नहीं करना। लंब निकाल रखा है 3, कर्ण निकाल रखा है 5, तो अनुपात हो गया 3/5, 4/5। इस तरीके से आपने लिखना है बस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बार बार थोड़ी ना ऐसे बोलेगा कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालो, आधार और कर्ण का अनुपात निकालो, लंब और आधार का अनुपात निकालो, है ना। ऐसे बड़ा बड़ा थोड़ी बोलेगा। जैसे मान लो कि आपसे 22/7 दे देता है कई बार, है ना, और कई बार सिंपल पाई लिख देता है, तो अपन मतलब समझ जाते हैं ना। 22/7 को बार बार 22/7 बोलने के बजाय उसने पाई कह दिया, है ना। वैसे ही लंब बटा कर्ण का भी कुछ ना कुछ नाम रख दें। बार बार आप लंब बटा कर्ण कहेंगे तो थोड़ी ऐसा मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा खाम खाई, तो इसका कुछ हमने नाम दे दिया। अब इसका नाम दे दिया मैंने साइन। तो साइन यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे थीटा एक नाम है और कुछ नहीं है, वैसे साइन एक नाम है। किसका नाम है? लंब और कर्ण के अनुपात का नाम है। बार बार लंब बटा कर्ण बोलने के बजाय हम बोल देंगे कि साइन निकाल दो। अब देखो, प्रश्न आपसे बोल दिया कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालो, है ना, या फिर आपसे बोल दे कि साइन निकाल लो। दोनों सेम चीज़ हैं। साइन अकेला नहीं बोलेगा, उसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर लगाएगा, ठीक है। आपसे बोल दे साइन थीटा निकाल लो, तो दोनों का मतलब सेम ही है। जब बोल दे कि साइन निकाल लो, इसका मतलब लंब और कर्ण का अनुपात निकालना है ना। ये सिर्फ एक नाम है। अब इस लंब बटा कर्ण का नाम कुछ भी दे सकते थे। इसका नाम चाहते तो कुछ भी दे दो, पेन दे दो, स्केल दे दो, कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन इसका नाम दे दिया साइन। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया इसका नाम साइन ही क्यों दिया, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता ना। जैसे आपका नाम क्या है, बताओ शाबाश, आपका नाम क्या है? सोनू, मोनू, तान्या, कुछ तो नाम होगा, ऋषभ। तो जो भी आपका नाम है, मान लो आपका नाम ऋषभ है, तो मैं आपसे पूछा ऋषभ नाम क्यों है आपका, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता ना। भाई माँ बाप को पसंद था तो ऋषभ रख दिया। वैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे कि यार इसका नाम साइन ही क्यों रखा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। भैया ये जो शब्द है ना साइन, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री जो थी, त्रिकोणमिति जो थी, ये आविष्कार तो भारत में हुआ, लेकिन जो इसका अधिकतर विकास है ना वो ग्रीक भाषा में हुआ। तो इसलिए उनको ऐसा तो पता है था नहीं
कि हिंदी में कैसे सोनू मोनू टाइप के नाम होते हैं, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो मन में आया वो नाम रख दिया। साइन इसका नाम रख दिया, आधार और कण का अनुपात जो है इसका नाम रख दिया कोसाइन, लंब और आधार का जो नाम है इसका नाम रख दिया टेंजेंट। ठीक है, ये नाम रख दिए, आपको याद हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसकी वजह से आपको याद हो जाएंगे फटाफट। अब कर्ण और लंब के अनुपात को इन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि साइन का उल्टा है ना, इसको नाम दे दिया कोसिकेंट, इसको नाम दे दिया सीकेंट, और इसको नाम दे दिया हमारा कोटेंजेंट बोल देते हैं। वापस समझो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ये सिर्फ नाम हैं भाई साहब। क्या है ये? नाम, इनका कोई मतलब नहीं है। कभी आप गूगल पे सर्च करने लग जाएं, भैया सीकेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीकेंट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, जैसे त्रिकोणमिति का मतलब बताया ना तोड़ तोड़ के, कभी आप ऐसा समझे कोटेंजेंट का मतलब क्या है, को प्लस टेंजेंट, इस तरह। इसका कोई मतलब नहीं है भैया, ये सिर्फ नाम है, सिर्फ क्या है, नाम। समझ में आया? अब आपको मान लो आपसे पूछ लिया कि लंब और आधार का अनुपात निकालो, तो एक तरीका ये है ये पूछने का कि लंब और आधार का अनुपात निकालो। एक आपसे पूछ सकता है कि टेंजेंट थीटा निकालो, है ना। आपसे अकेला ये नहीं पूछेगा कि टेंजेंट निकालो, कभी नहीं पूछेगा। आपसे कोई ना कोई एंगल इसके साथ में देगा, आपसे बोल देगा कि टेंजेंट थीटा निकालो। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लिखेगा वो, इनको छोटा छोटा लिख देता है। जैसे आप एक्सेट्रा को ETC लिख देते हैं ना, एग्जाम्पल को ईजी लिख देते हैं, दैट इज़ को IE लिख देते हैं, वैसे इनका छोटा छोटा नाम लिख देते हैं। साइन को SIN लिख देते हैं। अच्छा, पहला जो अक्षर होता है इनका सबका छोटा छोटा होता है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा है ये ऐसा छोटा छोटा, ठीक है ना। पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कोसाइन को COS लिख देते हैं, थोड़ा दूसरे पेन से लिख दूँ, टेंजेंट को TAN लिख देते हैं। बोलते टेंजेंट हैं, कई बार टेन भी बोल देते हैं, लिखते हमेशा TAN है। और पहला यार छोटा होगा यार। कोसिकेंट को कोसेक बोल देते हैं, इसको सेक बोल देते हैं, इसको कोट बोल देते हैं। ये इनके छोटे नाम है। जब मैं कोट लिखूँ तो उसका मतलब कोटेंजेंट है, जब मैं सेक लिखूँ तो उसका मतलब सीकेंट है। अब इसको चाहो तो सेक बोल लो, चाहे सीकेंट बोलो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर सेक बोल देते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरीके से। समझ में आई? अब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि टेंजेंट थीटा निकाल लो, टेंजेंट थीटा का यहाँ पे मतलब क्या है वो समझ लो। टेंजेंट थीटा का मतलब क्या है, टेन का क्या मतलब होता है, टेन का मतलब होता है आधार और ये रहा लंब और आधार का अनुपात निकालना है। थीटा का यहाँ पे मतलब क्या है कि थीटा हमारा यहाँ पे मेन एंगल है। थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, मेन एंगल। मान लो कि ये एंगल है, इस एंगल का मैंने नाम दे दिया, मान लो अल्फ़ा नाम दे दिया, ठीक, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जैसे अब आपसे पूछ लिया कि टेंजेंट अल्फ़ा निकालो, तो टेंजेंट अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट मतलब लंब और आधार का ही अनुपात निकालना है, लेकिन अल्फ़ा को मेन एंगल लेते हुए। समझ रहे हैं? इसको मेन एंगल लेना है, इसके हिसाब से लंब और आधार को डिसाइड करना है, उसके बाद टेंजेंट निकालना है, यानी इनका अनुपात निकालना है। समझे थोड़ा बहुत? अब रिकैप कर देता हूँ क्या बताया मैंने। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। इतने 6 अनुपात हो सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर दें, 2 3 4 5 6। अब बार बार प्रश्न में ऐसे तो बोलेगा नहीं कि लंब बटा कर्ण निकालो, है ना, तो इनको थोड़ा थोड़ा नाम दे दिया। इसको साइन नाम दे दिया, इसको कोसाइन, इसको टेंजेंट, इसको कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इस तरीके से नाम दे दिए। छोटी छोटी फॉर्म भी हैं इनकी, ठीक है। अब आपसे सिंपल ये पूछेगा कि कोसाइन निकालो, तो आपको याद होना चाहिए कि आधार और कर्ण का अनुपात निकालना है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, एक छोटा सा मज़ेदार तरीका है, जिससे आप ये सारे रेशो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो देख लो, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखो, पहले आप मेरे साथ बोलना, बोलो लाला, बोलो लाला, लाला।
आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब कहो कि सर ये क्या चीज़ है, तो भाई हमारे टीचर ने ऐसे ही सिखाया था, मैं भी आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ। देखो ल और क, ल का मतलब होता है लंब, क का मतलब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार। यहाँ पर आपने लिखना है साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेंजेंट। साइन का मतलब क्या है कि लंब और कर्ण का अनुपात है। 2 मिनट रुकिए, पीछे छिपकली गिर गई, चलो छोड़ दो। देखो साइन का क्या मतलब है कि लंब और कर्ण का अनुपात। आपको यहाँ से याद हो जाएगा ना, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि साइन निकालो, साइन थीटा, तो आपको बार बार इतना बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट यहाँ ऐसे टेबल से बना लेना रफ में इस तरीके से, और आपको फटाफट से मालूम हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि साइन निकालो, तो आपको पता है कि भैया साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कोस जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, टेंजेंट जो है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। समझ में आई? अब आपसे कोई कोस निकालो, तो कोस निकालने के लिए आपको इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आधार और कर्ण का अनुपात है। क्या बताया मैंने? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि सीकेंड निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो आपको याद होगा सीकेंड जो है वो कोस का उल्टा होता है। ध्यान है, कोस तो था हमारा आधार बटा कर्ण, सीकेंड क्या था? इसका उल्टा था। ठीक है, अब लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये होता है हमारा कोसिकेंट, इसका उल्टा। साइन तो लंब बटा कर्ण होता है, कोसिकेंट होता है कर्ण और लंब का अनुपात। ये होता है सीकेंट और ये होता है कोट। अब कोई पूछ लेना कोट क्या होता है, आप क्या कहोगे? आधार और लंब का अनुपात। सीकेंट क्या होता है? कर्ण और आधार का अनुपात। कोसिकेंट क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण और लंब का अनुपात ना। साइन क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। इस तरीके से क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। ये जो थ्योरी पार्ट कराई, ये करानी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन से आपको सारा कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। करें? देखो लेक्चर 37 मिनट का, कोई नहीं। ये देखो, ये आर्यभट्ट भाई साहब हैं, कहाँ गए? ये रहे। शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्होंने देखो नाम दिया जया। जया को अब हम साइन बोल देते हैं। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ है वक्र। या आगे सीखेंगे आप +1 में वक्र क्यों बोलते हैं। साइन का मतलब वक्र होता है। वक्र मतलब ऐसा गोल घुमाओ। जब आप साइन का ग्राफ बनाते हैं ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है। दिखाऊंगा कभी, अभी नहीं, 11वीं क्लास में, अगले साल 11वीं कराएंगे ना। क्वेश्चन पीछे गए क्या? ये रहे। तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, बाकी कल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे कंसेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो पहले क्या कह रहे हैं कि भाई त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपने साइन A निकालना है, कोस A निकालना है, ऐसे ही साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। देखो, तो आकृति नहीं दे रखी है, इसमें आकृति बनानी पड़ेगी। जो क्वेश्चन के साइड में आकृति दी थी ना, वो किसी दूसरे पर्सन की थी, इसकी नहीं थी। ये है ABC। इसमें क्या कहा कि कोण 20 समकोण है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हमें मान प्राप्त करना है साइन A का, कोस A का। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं मालूम होनी चाहिए। 2 तो मालूम है, तीसरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। करना कैसे वो देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं AC को।
सिंपल लिख देना त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बताया मैंने आपको। कैसे लिख दो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी लंब का आधार में। ठीक है, ऐसे कर लेना डायरेक्टली, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर आप बार बार लंब और आधार में कन्फ्यूज़ होते रहोगे। यहाँ पे साइन ए लिखा है, साइन सी लिखा है ना, तब कन्फ्यूज़न आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे कर लेना। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। बी सी कितना है हमारे पास, 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं ले रहा बाद में बताऊँगा। ठीक है, ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर हो गया। ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। ए सी स्क्वायर आ गया हमारा 49 और 576 625 होता है। ए सी हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया वो देखो। तो बी सी हमारा था 7 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखता, यहाँ पर भी लिखता, तो हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप जोड़ते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहता है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब ये है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। ए सी स्क्वायर क्या हो गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी निकालना है ना हमको, तो यानी रूट किया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ रूट किया तो ए सी हो गया, यहाँ रूट किया तो देखो क्या हुआ, 625 का रूट 25। सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर आ गया। समझो, दोनों पे अलग अलग रूट लग गए थे ना, तो इसका तो 25 हो गया, इसका जो रूट था वो कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया हमने यहाँ पे। समझ में आया। ए सी कितना हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड को। पहला लेते हैं फर्स्ट। हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए। साइन किसका अनुपात होता है, याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एक, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये होते हैं हमारे साइन भाई साहब, ये कोस भाई साहब, ये टेंजेंट भाई साहब, ये उनके उल्टे उल्टे होते थे, कोसेकेंट सेकेंट और कोट, है ना। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, उसके बिना ही काम चल जाएगा ना। अब मुझे निकालना है साइन ए और कोस ए। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लिख दो लंब बटा कर्ण। अब साइन ए का क्या मतलब है कि आपने ए को मेन एंगल लेना है, बताया ना मैंने आपको। है तो सी पर भी एंगल बन रहा, ए पे भी बन रहा, एंगल तो बन रहा होगा सी पे कोई ना कोई, यहाँ पे 90, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है, लेकिन आपने ए को मेन एंगल की तरह लेना है। तो ए हो गया हमारा मेन एंगल। समझ में आई? तभी मैं आपको कह रहा था कि मेन एंगल का मतलब बाद में समझाऊंगा। एंगल दोनों पे बन रहे हैं, लेकिन आपको ए को मेन कंसिडर करना है। ठीक है, अब साइन ए यानी ए हमारा मेन एंगल है। ठीक है, लंब बटा कर्ण लिखा है। अब इस मेन एंगल को ध्यान में रखते हुए ही लंब और कर्ण लगाना है आपने। तो मेन एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया 25। कर्ण की तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा। समझ में आया। कोस ए, कोस क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात। आधार कितना है, आधार ये तो हमारा लंब है, कोस ए यानी ए को ही आपने ध्यान में रखना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा फिर आधार ये हो गया कितना 24/25। समझ में आया। वापस कराता हूँ आपको अब की बार साइन सी के हिसाब से। मुझे क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी ना निकाल देते हैं। साइन सी और कोस सी। साइन तो हमें पता ही है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस भी हमें मालूम है क्या होता है, आधार बटा कर्ण ना। इसको फेयर पे नहीं बनाना है, इसको आप डायरेक्टली अपने दिमाग में बना लो, नहीं कॉपी बना लो रफ पे। फेयर पे बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, लेकिन ना बनाओ ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है, इस एंगल को मिटा देना। सुनना है, क्योंकि यहाँ पर साइन सी लिखा हुआ है। साइन सी का मतलब क्या है कि अनुपात तो लंब बटा कर्ण का ही निकालना है, लंब और कर्ण का ही अनुपात निकालना है, लेकिन सी को मेन एंगल की तरह यूज़ करना है। सी हमारा क्या हो गया, मेन एंगल हो गया। समझ। तो लंब क्या हो गया,
इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी 24 बटा कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो भैया 25 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई, समझ रहे हो, ये चीज़ है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम आप बनाओगे इसको पेंसिल से बना लेना, दिक्कत नहीं आएगी, बार बार मिटाना पड़ता है ना। या तो एक काम कर लो, इसको वापस बनाओ, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, ठीक है। एक ही बनाओ तो फिर पेंसिल से एंगल बना लो बार बार, दिक्कत नहीं आएगी ना। कोस सी आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा होगा, आधार होगा ये, क्योंकि उसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, ऐसे समझ लो चाहे। 7 बटा कर्ण कौन सा होगा, 25 होगा। तो ये चीज़ है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ऐसे समझ लो। अनुपात में यूनिट कट जाती है ना, इसलिए हम 7 बटा 25 लिख देते हैं, ये मतलब हुआ। समझे थोड़ा बहुत, वापस बताऊँ। साइन ए को से निकालना था, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण का तो मुझे मालूम था, है ना। साइन ए का मतलब है कि अनुपात तो यही निकालना है, लेकिन ए को मेन एंगल की तरह यूज़ करना है, तो ये निकल के आ गया हमारे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लो एक बार। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको भुजाएं मालूम होनी चाहिए। भुजाएं मालूम होगी तभी तो आप रेशो निकाल पाएंगे। अगर आपको कर्ण ही नहीं मालूम होता तो 25 कैसे निकाल पाते, साइन ए कैसे निकाल पाते, नहीं निकाल पाते ना, इसलिए। ठीक है, भुजाएं मालूम करने के बाद फिर जो आपसे पूछा गया है वो निकाल लो। अब देखो अगला कराता हूँ मैं आपको, चल रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। इसको पढ़िए, आकृति देखिए क्या इसमें, आकृति कॉपी कर लें। देखो क्या बोला कि आकृति 8.13 में टेंजेंट P माइनस कोट R, यहाँ पे ध्यान दिया, पहला लेटर छोटा है ना, का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट P निकाल लेंगे, कोट R निकाल लेंगे, उसके बाद इनको घटा देंगे। लेकिन इनको निकालने से पहले हमें क्यू आर का पता होना चाहिए, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू आर में मुझे पता है कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों स्क्वायर के जोड़ के, है ना। पी आर स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है हमारा 13 का स्क्वायर, सेंटीमीटर जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में वो स्क्वायर हट के सेंटीमीटर बनेगा, डायरेक्टली लिख देंगे आप। पी क्यू है हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 144 को वहाँ फेंक दो, ये हो गया 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यानी 25 बराबर आ गया क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर क्यू आर। 5 यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा, ये स्क्वायर में था, रूट लगाया तो 25 का तो 5 हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर का जब रूट लगा, दोनों पे अलग अलग रूट हो गया ना, मतलब ऐसा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पे रूट लगा तो सेंटीमीटर बना, इसलिए यहाँ पर ये आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। मुझे टेंजेंट पी माइनस कोट आर निकालना है ना, तो टेंजेंट पी निकालते हैं पहले। तो टेंजेंट पी, अब टेंजेंट पी का क्या मतलब है वो समझो कि भैया पी को मेन एंगल लेके चलना है ना। इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, एक ही पेज पे हो जाएगा। चाहे तो आप 2 ट्रायंगल बना सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स 2 बनवा लेते हैं, लेकिन मुझे एक में ही ज़्यादा ठीक लगता है, आप पेंसिल से बना लो ज़्यादा ठीक रहेगा। टेंजेंट पी निकालना है ना, सबसे पहले तो टेंजेंट कहते किसको हैं, रेशो होता है, किसका होता है पता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करो, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये साइन कोस टेंजेंट। टेंजेंट होता है लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार का अनुपात, लंब कितना है। हाँ, अब यहाँ पर समझने की बात है,
लंब किसको लोगे? टेंजेंट पी, यानी पी हमारा मेन एंगल कितना काम करेगा। लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा, यानी 5। आधार क्या होगा? 12। समझ में आया? अब अगर मैं कोट आर की बात करूं तो भाई साहब इस एंगल को मिटा देना, कभी पाप कर बैठो, मास्टर जी तुम्हारे नंबर काट देंगे। कोट आर है ना, यानी आर को मेन एंगल की तरह कार्य कराना है। कोट आर किसको कहते हैं? टेंजेंट का उल्टा होता है, यहाँ पर कोट आता है, याद हो तो। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लंब बटा आधार 5/12 था, वो 12/5 ले देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पी को एज अ मेन एंगल यूज़ किया था, लेकिन कोट आर निकालना है, यानी आर को आपने मेन एंगल की तरह यूज़ करना है। समझ में आई? तो आधार क्या होगा? आधार होगा आपका 5, क्योंकि इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं ना, तो 5 हो गया। लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा 12। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। टेंजेंट पी का मतलब क्या है कि पी को मेन एंगल मानते हुए लंब और आधार का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे ही कोट आर का मतलब क्या है कि आर को मेन एंगल मानते हुए आधार और लंब का अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आया? ये चीज़ है। तो मुझे क्या करना था? टेंजेंट पी माइनस कोट आर निकालना था। टेंजेंट पी कितना है मेरा? 5/12 माइनस कोट आर भी 5/12, एक प्लस का एक माइनस का कट गए, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। कर लेंगे, ये चीज़ थी, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, क्योंकि ये टॉपिक आपका पहले नहीं आया था, आप थोड़े थोड़े टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं ना। आपने निर्देशांक ज्यामिति जो से पिछला चैप्टर किया था, वो क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा था कि कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं इस तरीके से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बिल्कुल नया चैप्टर है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन आप इसको एक बार वापस से करिएगा, ठीक है। मेहनत करिएगा, सिंपल सी बात है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते। अब ये वीडियो तो अब जैसे सब्सक्राइबर 1,20,000 जा रहे हैं, लेकिन देखने वाले बच्चे मुझे मालूम है 1000 बच्चे होंगे मैक्सिमम जो प्रॉपरली देखते हैं, मैक्सिमम बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने फिर भी, लेकिन उसमें से भी कोई सिर्फ 10 या 20 बच्चे ही इसमें से पूरे नंबर लाते हैं। हाँ, सबके साथ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टॉप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, रिसोर्सेज सबके पास हैं, यूज़ करने का तरीका किसको मालूम है, ठीक है। जो मेहनत करता है वो ज़्यादा सफल होता है। अच्छा, अब कईयों को लगता है कि भैया मैंने 1 घंटे की वीडियो देख ली, इसका मतलब मैं 1 घंटे पढ़ लिया। नहीं, तुम 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम पढ़े नहीं हो 1 घंटे, ये बात का ध्यान रखना हमेशा। कई बच्चों को ये वहम हो जाता है कि भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं एसएस की 1 घंटे की वीडियो देख लेता हूँ, मैथ्स की 1 घंटे की वीडियो देख लेता हूँ। तो आप 1 घंटे पढ़े नहीं हो, आपने सिर्फ उसको देखा है, मतलब कुछ 1 घंटा आपने कुछ किया ही नहीं, ये समझो। पढ़ना तो वो हो गया ना जिसमें आपने कुछ डिस्ट्रैक्शन का यूज़ ही नहीं किया, ना मोबाइल चलाया, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं चलाया, खुद सेल्फ स्टडी करी, उसे कहते हैं पढ़ना। अब मैंने आपको समझा दिया, अब इसको कौन समझ पाएगा मैं बताऊं? जो खुद ब खुद अपने आप क्वेश्चंस करेगा। ये 2 क्वेश्चन कराए ना मेरे को, जो भी आपको बेसिक कराया इसको आप नोट करना, ये जो 2 क्वेश्चन कराए इसको बार बार निकालना जब तक सही ना निकाल लो, ठीक है। अच्छा, एक बात का और बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं बता नहीं पाता हूँ सबको, और देख रहे होंगे तो आप, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। ये जो आपका भूमिका होती है ना, इसको पढ़ा कीजिए। भूमिका हो गई, जो भी चैप्टर से पहले बातें दी गई हैं उसको पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो सारी बातें नहीं बता सकते ना, कुछ कुछ जो मेन लगता है, जो मुझे लगता है। अब इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसका मैंने सिर्फ 30 या 40% ही आपको बताया होगा, बाकी मेरी अलग से बातें थी जो मुझे, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से, जो मेरा फ्लो है उस हिसाब से मैंने बताया। अब इसमें आपको 70 से 80% बातें कुछ अलग मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है ना। दिखाऊँ आपको मैं 1-2, बताऊँगा नहीं, अपने आप पढ़ना। ये देखो, अपने आप पढ़ना, अपने आप, इस तरीके से, इस तरीके से इनको आप पढ़िए, इसका मतलब आपको बताया गया है, ठीक है। हर एक चीज़ का मतलब आपको बताया गया। अब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाली चीज़ें थोड़ी हो सकती है समझ में ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर, ये पढ़ना,
ठीक है। आपको और कुछ बहुत कुछ जानने को, हम जो भी बताते हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो मैक्सिमम इसी से रिलेटेड होती हैं, इसी को सिंपल भाषा में बता दिया जाता है ना। तो अगर आपके पास नेट नहीं भी है, फ़ोन नहीं भी है ना, मान लो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं होगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। फ़ोन नहीं होगा तो आप क्या पता ज़्यादा पढ़ पाएँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो को कम देखेंगे, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा फ़ोन कम यूज़ करो, लेकिन फिर भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे होगे, इतना मुझे मालूम है, ठीक है। तो जो वीडियो आपने देख ली तो उसके बाद आप वो भूमिका पढ़ लिया करो, मन लगा के जितना काम करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस यही कहना था, भूमिका पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। जो आपको लिखवाया गया है उसको लिख लेना बेसिक कंसेप्ट में। आज 2 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं इसको 2-3 बार निकाल लेना बस, ठीक है। और पिछला मैं आपको रफ में काम देता आ रहा था, 4.4 कहा था मैंने निकालने को। अब एक काम करना, ये बेसिक लिख लेना, 2 क्वेश्चन कर लेना, और आज रफ के लिए कोई काम नहीं है, कल देंगे रफ के लिए काम, ठीक है। सो थैंक यू।